तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक काफी इंटरेस्टिंग और बेहतरीन कोरियन सुपरनैचुरल एक्सॉर्सिज्म हॉरर मूवी को। और ये एक प्रॉपर हॉरर मूवी है, डेविल के ऊपर बेस्ड है, डीमंस के ऊपर बेस्ड है। आपको देखने में काफी मजा आएगा। इस मूवी का नाम है 3 डेज या फिर डेविल्स डे। और रिसेंटली मैंने अंधेरा सीरीज को और एक काफी बेहतरीन फिल्म षणमुखा को एक्सप्लेन किया है। इन केस आपने मिस कर दी है जाकर देख लीजिए, दोनों का ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक प्रीस्ट को जिसका नाम वान था। वो एक टीनेज लड़की पर एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म कर रहा होता है और रूम के बाहर उस लड़की के पिता बैठे हुए थे। खैर उस लड़की का नाम सुमी होता है और उसके पिता काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि सुमी बहुत ही ज्यादा दर्द में थी, काफी चिल्ला भी रही थी। खैर अब थोड़ी देर के बाद में प्रीस्ट वान रूम से बाहर आते हैं और उनकी बाजू खून से लथपथ थी। अब वो सुमी के पिता संगडू को ये बताते हैं कि एक्सॉर्सिज्म अच्छे से हो चुका है और अब सुमी बिल्कुल सेफ है। फिर संगडू और उसकी बीवी जेसिका सुमी के पास जाते हैं और उनकी बेटी बिल्कुल ठीक थी। लेकिन अचानक से ही थोड़ी देर के बाद में सुमी की सांसें चलनी बंद हो जाती हैं और संगडू सुमी को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन वो उसको बचा नहीं पाते। ये सब देखकर प्रीस्ट वान भी बहुत ही ज्यादा शॉक में रह गए थे कि ये क्या हो गया और इससे वो काफी टूट जाते हैं। अब यहाँ से हम इस कहानी का एक फ्लैशबैक देख पाते हैं और हमको पता चलता है कि सुमी को असल में हार्ट प्रॉब्लम थी और संगडू जो कि एक सर्जन थे, उन्होंने सुमी से वादा किया था कि वो उसको कभी कुछ होने नहीं देंगे। खैर अब प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि सुमी का फ्यूनरल रखा गया था और पोस्टमार्टम के अंदर यही लिखा गया था कि सुमी की मृत्यु किसी बीमारी की वजह से हुई थी। खैर अब फ्यूनरल के अंदर जो कोई भी आ रहा था वो बस यही पूछे जा रहा था कि सुमी का तो हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, तो अचानक से ये सब कैसे हुआ। खैर सोंगडू ने मोर्टिशियन से सीधे बोल दिया था कि वो सुमी की बॉडी को फ्रिज में ना रखे और सोंगडू को सुमी के हाथ में एक ब्रेसलेट मिलता है जो कि सोंगडू ने सुमी को दिया था। फिर वो उस ब्रेसलेट को सुमी के हाथ में पहना देता है। अब फ्यूनरल के बाद में सोंगडू अपनी कार में होता है और उसके कलीग्स उसके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे, जैसे कि शायद से सोंगडू ने ही सही से हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं किया होगा वगैरह वगैरह। तो सोंगडू जो होता है वो वापस से फ्यूनरल होम चला जाता है और वहां पर उसे सर्जरी के कुछ विजन्स आते हैं और एक रिंग भी सुनाई देती है। खैर इन सब के बाद सीन प्रीस्ट वान पर शिफ्ट होता है और उसके हाथ पर पंजों के बहुत लंबे निशान थे, जैसे कि किसी जानवर ने उसके ऊपर हमला किया हो। लेकिन वो सब असल में सुमी की बॉडी को पजेस करने वाले उस डीमन ने किया था और उस एक्सॉर्सिज्म की वीडियो के अंदर हम सब कुछ साफ साफ देख पाते हैं। खैर उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर सुमी के साथ ऐसा क्या हुआ, क्या गलती हो गई थी। तो वो फिर से सारी रिकॉर्डिंग चेक करता है और उसको पता चलता है कि उस डीमन ने एक रशियन प्रोवर्ब बोला था जिसका मतलब होता है कि हम सब एक हैं। और जिस डीमन को प्रीस्ट वान ने सुमी की बॉडी से आउटकास्ट किया था उसका नाम था बैरियल। अब प्रीस्ट वान के विजन से हमको ये पता चलता है कि पहले वो आर्मी में हुआ करता था और उसके एक दोस्त को भी ऐसे ही एक शक्तिशाली डीमन ने पजेस किया था और तब भी प्रीस्ट वान ने ही अपने दोस्त का एक्सॉर्सिज्म किया था और उस टाइम भी प्रीस्ट वान का दोस्त बच नहीं पाया था। बेसिकली सुमी का एक्सॉर्सिज्म करके वो खुद के लिए एक रिडेम्पशन चाहता था लेकिन उल्टा ही हो गया। अब सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है और फ्यूनरल के अंदर सुमी के स्कूल के सभी दोस्त और टीचर्स आए हुए थे और उनमें से काफी सारे लोग सुमी से नाराज थे क्योंकि हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद में वो अजीब सा बर्ताव करने लगी थी और उसने अपने साथ पढ़ते हुए एक लड़के को धक्का भी दिया था जिस वजह से उसकी बाजू तक टूट गई, यानी कि उसके अंदर वियर्ड सी शक्ति भी आ गई थी जो कि ऑब्वियस सी बात है डीमन पोजेशन की वजह से हुआ होगा। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसको पोजेशन हुआ कैसे। खैर वहीं पर एक लड़की सुमी के बारे में गलत बोल रही होती है और पास में ही उसके पिता सोंगडू बैठे हुए थे जिसे अजीब से विजन्स आ रहे होते हैं और उसे सीलिंग से खून टपकता हुआ दिखाई देता है। खैर अचानक से उस लड़की का गला चोक होने लगता है जो कि सुमी के बारे में गलत बोल रही थी। तो जल्दी से जाकर अब सोंगडू उसकी हेल्प करता है और उस लड़की के मुंह से बालों का बहुत बड़ा गुच्छा बाहर आता है जो कि काफी शॉकिंग चीज थी। ऐसा लग रहा था कि कोई तो है जो कि नहीं चाहता कि सुमी के बारे में कोई भी गलत कहे। अब तभी हम मोर्टिशियन को देखते हैं जो कि सुमी की लाश को बॉडी फ्रिज में रखकर वहां से जाने ही वाला था कि तभी फ्रिज का दरवाजा अपने आप ओपन हो जाता है और मोर्टिशियन इससे काफी डर गया था। लेकिन तभी वहां पर उसके पिता सोंगडू आ जाता है और वो मोर्टिशियन को सुनाने लगता है कि उसने साफ कहा था कि डेड बॉडी को फ्रीजर के अंदर मत रखना और फिर सोंगडू वहां से चला जाता है। अब रात में जब सभी सो रहे होते हैं तो सोंगडू को अपने सामने सुमी दिखती है। वो उसके पास जाकर देखता है तो वो उसका भूत था और तभी उसके स्पेक्स भी टूट जाते हैं। लेकिन तभी सोंगडू जाग उठता है क्योंकि ये बस एक सपना था या फिर ये कहें कि नाइटमेयर था और जब से उसकी बेटी गुजरी है तब से ही उसको ऐसे सपने आ रहे थे। लेकिन सोंगडू की स्पेक्स जो होती है वो शॉकिंगली सच में टूटी हुई थी और वो भी इससे काफी हैरान रह जाता है ये सपना था या फिर हकीकत थी।
यानी कि कोई ना कोई चीज तो है जो कि उसको अपने होने का एहसास दे रही थी। खैर अब सोंगडू जल्दी से मॉर्चुरी में जाता है और ये देखता है कि मॉर्टिशियन फिर से सुमी की डेड बॉडी को फ्रिज में रख रहा था, तो वो मॉर्टिशियन को बाहर भेजकर दरवाजे को लॉक कर देता है और सुमी की लाश को बाहर निकाल लेता है, उसके पास बैठ जाता है और सो जाता है। तभी हम सुमी को देखते हैं जो कि अपनी आंखें खोलती है। खैर अब तभी प्रेजेंट सीन जो होता है वो फिर से प्रीस्ट वान पर शिफ्ट होता है और वो वहां पर हेड प्रीस्ट से मिलने गया था। प्रीस्ट वान यहाँ हेड प्रीस्ट को सारी बात बताता है और हेड प्रीस्ट उसे इन सब से दूर रहने की सलाह देता है। और हेड प्रीस्ट की बातों से हमको पता चलता है कि प्रीस्ट वान के जिस दोस्त को डीमन ने पजेस किया था वो भी एक प्रीस्ट ही था और वो डीमन का पीछा करने गया था और खुद डीमन का शिकार हो गया, बाद में एग्जॉर्सिज्म में मारा भी गया था। खैर हेड प्रीस्ट वान को बताते हैं कि उन्होंने सुमी की आत्मा की शांति के लिए एक मास प्रेयर रखी है। खैर अब इसके बाद में हम सुमी की आखिरी सेरेमनी को देखते हैं जिसमें सभी रिलेटिव्स उसे आखिरी बार देखने वाले थे। और एक बात अजीब ये थी कि सुमी के फेस पर जो जख्म के निशान थे वो गायब हो चुके थे। खैर सोंगडू अब बाहर खड़ा हुआ था और वो सुमी को आंखें खोलते देखता है और वो अंदर आकर शोर मचाने लगता है कि वो तो जिंदा है और लोगों को लगने लगता है कि शायद से सोंगडू शॉक में चला गया है जिस वजह से वो ऐसी हरकतें कर रहा था। एंड ऑब्वियस सी बात है कि इस चीज के बारे में कौन ही यकीन करने वाला था। खैर तभी हम प्रीस्ट वान को देखते हैं जिसने उस डीमन के बारे में पता लगा लिया था। असल में इजराइल नाजरत के अंदर एक लेडी ने को ज्वाइंट ट्विन बच्चों को जन्म दिया। को ज्वाइंट यानी कि जुड़वा बच्चे जिनकी बॉडी जुड़ी हुई होती है। पहले का नाम रखा गया था बैरियल और दूसरे का कोई नाम नहीं रखा गया। उन दो डीमंस ने बहुत आतंक मचाया और उसने लोगों को एक दूसरे को मारने के लिए मैनिपुलेट तक किया और कईयों को तो खुद की जान लेने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन उन डीमंस को रोकने के लिए एंशिएंट प्रीस्ट ने अननेम्ड डीमन को बैरियल के हार्ट में ही सील कर दिया और उन डीमंस का सिंबल है एक मौत यानी कि पतंगा। मीनवाइल सुमी का छोटा भाई सुमी की लाश के मुंह के अंदर से पतंगे निकलते देखता है और उधर हेड प्रीस्ट वहां सुमी के लिए प्रेयर करने आए थे और वो भी उन पतंगों को देखता है और फिर वो प्रेयर करने लगता है और अचानक वो डीमन उस हेड प्रीस्ट को मैनिपुलेट करने लगा था। अब हेड प्रीस्ट को विजन्स आने लगते हैं हॉस्पिटल की सर्जरी के, और भी बहुत सारे विजन्स आ रहे थे, लेकिन असल में हेड प्रीस्ट अपना फेस खुद एक शेल्फ में पटक रहा होता है और उसे जो पतंगे दिख रहे थे वो भी बस एक इल्यूजन था और इसी चक्कर में हेड प्रीस्ट अपनी आंखें भी डैमेज कर लेता है और उसे वहां पर सुमी भी दिखाई देती है। खैर अब सेम यहाँ पर वैसा ही हो रहा था जैसा कि उस किताब में बताया गया था कि वो डीमन लोगों को एक दूसरे को मरवाता है और अगर ऐसा नहीं होता तो लोग अपनी खुद की ही जान लेने पर मजबूर हो जाते हैं। सेम चीज यहाँ पर भी हो रही थी। खैर अब वहाँ प्रीस्ट वान भी आ चुका था और वो हेड प्रीस्ट को देखता है और उसके पास जाने लगता है। हेड प्रीस्ट उसे ये कहता है कि प्रीस्ट वान को उस डीमन को हराना होगा और अगले ही पल वो डीमन हेड प्रीस्ट के जरिए प्रीस्ट वान को धमकी देता है। खैर अंदर सोंगडू बेकाबू हो गया था तो उसकी वाइफ जेसिका उसे थप्पड़ मारती है और उसे शांत होने के लिए बोलती है। तभी प्रीस्ट वान मॉर्चुरी में जाता है और वो मॉर्टिशियन को बाहर जाने के लिए बोलता है। फिर वो सुमी की लाश पर होली वाटर स्प्रिंकल करता है और तभी वो मॉर्टिशियन जाकर ये बात सोंगडू और जेसिका को बता देता है और वो दोनों जल्दी वहां पर आते हैं। प्रीस्ट वान को वहां देख सोंगडू उसे मारने लगता है, लेकिन तभी जेसिका सोंगडू को आकर सुमी को देखने के लिए कहती है जिसकी बॉडी पर एक काला सा स्टेन था जो कि उसी डीमन की प्रेजेंस को इंडिकेट कर रहा था और वो डीमन सुमी के हार्ट में मौजूद था। और दोस्तों अब यहाँ पर आता है इस मूवी का असली ट्विस्ट यानी कि असली पत्ते। अब प्रीस्ट वान सोंगडू से पूछता है कि सुमी की सर्जरी के लिए हार्ट कहां से आया था, क्योंकि जिसका भी वो हार्ट था उसकी बॉडी के अंदर वो डीमन मौजूद था और अब वो डीमन सुमी की बॉडी के अंदर है और डीमन को खत्म करने के लिए उन्हें सुमी की बॉडी को जलाना पड़ेगा और अगर ऐसा नहीं करा गया तो 3 दिन बाद वो डीमन आजाद हो जाएंगे और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे और उनको कोई रोक भी नहीं पाएगा। अब जैसे ही सोंगडू ये बात सुनता है तो वो सीधा मना कर देता है क्योंकि वो सोच रहा था कि सुमी अभी भी जिंदा है और हमको पता चलता है कि सोंगडू को वो हार्ट एक लड़की से मिला था जिसकी बॉडी पूरी तरह से जल चुकी थी और उसकी आंखें भी अजीब थी। अब प्रीस्ट वान की बात सुनकर सोंगडू सीधे हॉस्पिटल जाता है और अपने दोस्त और सर्जन को पीटने लगता है क्योंकि उसने ही वो हार्ट अरेंज करवाया था और अपने दोस्त से उसको पता चलता है कि वो हार्ट असल में एक रशियन लेडी की बेटी का था। फिर सोंगडू बिना देरी किए सीधे ही उस लेडी के पास जाता है और वो किसी तरह का कल्ट था और वहां पर हर किसी के हाथ पर मौत यानी कि यही पतंगे का टैटू था या फिर ये कहे निशान था जो कि इस कल्ट का सिंबल है, डीमन का सिंबल है। अब सोंगडू को वहां देखते ही सभी बॉडीगार्ड्स उसको पीटने लगते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने वही रशियन लेडी थी जो कि असल में एक सैटेनिक कल्ट की मेंबर है।
वो सोंगडू को सब बताती है कि कैसे उसने बैरियल और उसके भाई यानी कि उसी डीमन को अपनी बेटी की बॉडी में समन किया था। सिंस बैरियल के भाई को बैरियल के हार्ट में ही सील कर दिया गया था, तो बैरियल और उसके भाई ने उसकी बेटी के हार्ट में रिसाइड किया। लेकिन रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च के मेंबर्स ने वहां पर आकर उस जगह आग लगा दी थी, जिसके अंदर उसकी बेटी भी जल गई। और वो डीमन जो थे वो ऐसी जली हुई बॉडी के अंदर कमजोर थे और वो खुद भी उन सब में जल गई थी। तब उसे सोंगडू की बेटी के बारे में पता चला कि उसको हार्ट की दिक्कत है। और इस रशियन लेडी को ये बात भी पता थी कि सोंगडू अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता था, एज उसने अपनी बेटी से वादा किया था कि वो उसको कुछ नहीं होने देगा। तभी बाहर हम प्रीस्ट वान को देखते हैं जो कि सोंगडू का पीछा कर रहा था और वो भी उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर ये कल्ट था और वो उन बॉडीगार्ड्स को मारकर बेहोश कर देता है। और वो रशियन लेडी सोंगडू को मारने ही वाली थी, लेकिन प्रीस्ट वान वहां पर आकर बाइबल के वर्सेस को चैंट करने लगता है और वो रशियन लेडी कमजोर होने लगती है। और ये चीज इस बात को इंडिकेट कर रही थी कि वो रशियन लेडी भी किसी तरह के सेटन या फिर डीमन से जुड़ी हुई है। खैर, मरने से पहले वो दूसरे डीमन का नाम बताकर जाती है और वो दूसरे डीमन का नाम ईगामेल बताती है। खैर, अब इसके बाद में सोंगडू सीधे ही सूमी के पास चला जाता है और जब उसके पीछे पीछे प्रीस्ट वान जा रहा था तो वो डीमन उसको मैनिपुलेट करने लगता है और वो उसे उसके ही पास्ट विजन्स को दिखाने लगता है। फिर वान के दोस्त का रूप लेकर उस पर हमला भी करता है, लेकिन प्रीस्ट वान अपना फेथ नहीं तोड़ता और उस डीमन के मैनिपुलेशन से बाहर निकल आता है। और ईश्वर पर भरोसा करना एकमात्र रास्ता है इन चीजों से दूर रहने का। मीनवाइल सभी लोग सूमी के कॉफिन को क्रिमेशन के लिए लेकर जा रहे होते हैं कि अचानक बाहर निकलते ही वो कॉफिन भारी हो जाता है और कोई भी उसे उठा तक नहीं पाता। फिर वहां पर सोंगडू भी आ जाता है और वो कॉफिन को तोड़कर सूमी को बाहर निकाल लेता है और सभी लोग सोंगडू को पकड़कर शांत करने की कोशिश करने लगते हैं। और वहां पर प्रीस्ट वान भी आ गया था जो कि सूमी पर एग्जॉर्सिज्म करने लगता है और अब उसे दूसरे डीमन का नाम भी पता था। अभी प्रीस्ट वान एग्जॉर्सिज्म कर ही रहा होता है कि पीछे से सोंगडू उस पर हमला करने लगता है। जैसा कि आप जानते हो कि ये डीमन सबको मैनिपुलेट करता था और तभी सूमी की बॉडी हवा में अचानक से लेविटेट करने लगती है। ये सब वो डीमंस कर रहे थे और हम उस रशियन लेडी की जली हुई बेटी के रूप के अंदर उन डीमंस को देख पाते हैं, यानी कि बैरियल को और ईगामेल को। खैर, अब अचानक से ये डीमन सूमी की बॉडी को नीचे पटक देता है, लेकिन अचानक से ही सूमी की बॉडी गायब हो जाती है। अब सोंगडू सूमी की आवाज का पीछा करते हुए मॉर्चुरी के अंदर आ गया था और ऐसे ही वो बेसमेंट तक पहुंच जाता है और वहां पर उसे पतंगों से कवर्ड सूमी की बॉडी मिलती है। अब यहाँ सूमी की स्पिरिट सोंगडू से हेल्प मांगती है और वो डीमन फिर सोंगडू को विजन दिखाने लगता है और फिर जब वो सूमी की बॉडी के पास जाता है तो वो डीमन उसे उठाकर दूर फेंक देता है। बेसिकली ये सब उसका छलावा था डीमन का। खैर, अब तभी वहां पर प्रीस्ट वान भी आ गया था और वो सोंगडू से ये कहता है कि उसे उसके साथ प्रेयर्स करनी पड़ेगी क्योंकि ये उसकी बेटी नहीं है बल्कि ये डीमंस हैं जो कि उसके रूप में आकर उसे मैनिपुलेट कर रहे हैं। सोंगडू भी इस चीज को समझता है और वो प्रीस्ट वान के साथ प्रेयर्स करने लगता है। अब वो डीमंस भी उनको डराने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि प्रीस्ट वान को तो वो मैनिपुलेट नहीं कर पाए, तो उल्टा यहाँ पर वो प्रीस्ट की बाजू के जख्म को फिर से ताजा कर देते हैं और वो सोंगडू के विजन्स के जरिए उसे मैनिपुलेट करके प्रीस्ट वान के ऊपर ही हमला करवाते हैं। लेकिन सूमी की स्पिरिट सोंगडू को होश में आने के लिए कहती है क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी स्पिरिट भी चाहती थी कि वो आजाद हो जाए, आफ्टर लाइफ में चली जाए। और सोंगडू अब होश में आ जाता है, लेकिन अब कोई भी फायदा नहीं था क्योंकि वो डीमंस प्रीस्ट वान के ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर चुके थे। फिर वो डीमन सूमी की बॉडी पर कंट्रोल करके सोंगडू के ऊपर हमला करने आते हैं और वो उसको भी सभी विजन दिखाते हैं जिसके अंदर वो वीक हो सकता था। अब तभी फिर वो सोंगडू की हार्ट के अंदर स्पेशल सर्जिकल नाइफ को स्टैब कर देते हैं, यानी कि स्कैल्पल को, और वो डीमन सूमी की बॉडी छोड़कर सोंगडू की बॉडी में आ जाते हैं। और हुआ ऐसा है कि प्रीस्ट वान ने बैरियल को तो सूमी की बॉडी से निकाल दिया था, लेकिन ईगामेल अभी भी उसकी बॉडी के अंदर ही था और एक दूसरे के बिना वो आजाद नहीं हो सकते और इसलिए उन दोनों ने सोंगडू की बॉडी को चूज किया क्योंकि उस पर कोई भी एग्जॉर्सिज्म नहीं हुआ था, तो वो दोनों ही उसकी बॉडी को पजेस कर सकते थे। और इस पूरे टाइम ईगामेल ने ही सूमी की हार्ट बीट को रोक कर रखा हुआ था ताकि सोंगडू सूमी की बॉडी जलाए ना और बैरियल के लिए एक नई बॉडी ढूंढने के लिए उन्हें टाइम मिल सके। खैर, अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और बेसमेंट के अंदर सोंगडू की बीवी जेसिका आती है, लेकिन वहां पर सोंगडू नहीं था और जेसिका देखती है कि सूमी की हार्ट बीट चल रही है, तो सूमी को और प्रीस्ट वान को अब हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया जाता है। फिर जब प्रीस्ट वान की आंख खुलती है तो वो सीलिंग पर पतंगे देखता है और वो सीधे छत पर जाता है। वो छत पर सोंगडू को देखता है और प्रीस्ट वान उसे कहता है कि वो उसकी हेल्प कर सकता है, लेकिन सोंगडू को पता था कि अगर वो डीमंस आजाद हो गए तो उसका परिवार भी खतरे में होगा और पूरी दुनिया खतरे में होगी, तो वो छत से नीचे कूद जाता है क्योंकि वो समझ गया था कि उसके अंदर डीमन आ चुका है। और वो सीधे एक कार पर जाकर गिरता है जिस वजह से उस कार का फ्यूल पाइप टूट गया था और क्योंकि वो डीमंस बहुत ताकतवर होते हैं तो सोंगडू लाइटर से आग जलाता है जिस वजह से कार में आग लग
जाती है और संगडू आग में जलकर मारा जाता है और वो डीमंस भी वापस नर्क में चले जाते हैं, क्योंकि ये डीमंस इतने स्ट्रांग नहीं थे कि बिना हार्ट के सरवाइव कर पाए, क्योंकि इनिशियली इनको हार्ट के अंदर ही सील करा गया था। एनीवेज यहाँ से कहानी कुछ महीने बाद शिफ्ट होती है और अब सुमी ठीक हो गई थी और वो संगडू की श्राइन पर आई हुई थी अपनी माँ और भाई के साथ में, और वहीं पर उससे प्रीस्ट वान भी मिलने आया हुआ था। और सुमी का कहना था कि उसके पिता ने अपना वादा निभाया, लेकिन उसे अच्छा नहीं लग रहा है कि उन्होंने उसे बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। तो प्रीस्ट वान बताता है कि उसके पिता सुमी के लिए कुछ भी कर सकते थे और प्रीस्ट के लिए एक आम सी इविल स्पिरिट को हराना बहुत मुश्किल होता है, और संगडू ने तो दो डीमंस को हराया था। तो अब आपको यहाँ पर डीमंस का पूरा खेल समझ में आया होगा कि सुमी का हार्ट उनके लिए उतना स्ट्रांग नहीं था जिसके लिए उनको एक नया होस्ट चाहिए था। तो इसी के चलते यहाँ पर जो ईगाबेल होता है ना, वो बिना अपने भाई के सरवाइव नहीं करता। तो बैरियल को तो आउटकास्ट कर दिया था प्रीस्ट वान ने, लेकिन अल्टीमेटली होता यह है कि दोनों एक जोड़े में ही सरवाइव कर सकते हैं। तो यहाँ पर ईगाबेल ने किया क्या, उसने सबसे पहले सुमी के हार्ट को रोक दिया था, यानी कि वो मरी कभी भी नहीं थी। इस हार्ट को रोकने वाला डीमन खुद था। अब जैसे ही उसको एक नया होस्ट मिला, यानी कि सुमी का पिता, तो ये दोनों के दोनों डीमन उसके अंदर चले गए थे, यानी कि संगडू के अंदर। लेकिन संगडू जानता था कि ये डीमंस कितने खतरनाक हैं, और अगर ये दुनिया के अंदर रहे, उसकी बॉडी इस दुनिया के अंदर रही, तो ये पक्का कुछ ना कुछ गलत काम करवाएंगे। हो भी सकता है कि वो उसके ही परिवार को खत्म कर दे, जिसके चलते उसने खुद को ही कुर्बान कर दिया और डीमंस को हेल में वापस भेज दिया। खैर, इसके बाद सुमी अपनी माँ के साथ अपने पिता की श्राइन पर उनको बाय बोलकर वहां से निकल जाती है, और प्रीस्ट वान भी यही सोचते रह जाते हैं कि संगडू कितना ताकतवर था, कितना अच्छा था कि अपनी बेटी को बचा लिया, और अब यही सोच रहे होते हैं कि अगला डीमन कौन होगा जिससे उनका सामना होगा। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी डेविल्स डे या फिर 3 डेज फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मूवी पसंद आई होगी। अब देखो, इस कल्ट की जो लीडर थी उसने किया ये कि एक रिचुअल किया और अपनी ही बेटी को कुर्बान कर दिया, और ये डीमंस जो थे उसके हार्ट के अंदर आ गए थे। ओरिजिनल प्लान ये है कि जैसा इस मूवी का नाम है 3 डेज, तो 3 दिन बाद ये डीमन जो थे वो उसके शरीर से बाहर आने वाले थे। लेकिन तब तक हुआ ये कि वहां के जो चर्च के मेंबर्स होते हैं उन्होंने पूरी जगह को ही जला दिया था, यानी कि कल्ट वालों की जगह को। लेकिन इससे पहले ही उस रशियन लड़की की माँ ने अपनी बेटी को ही खत्म कर दिया और उसके दिल को हार्वेस्ट करवाया, और जो पैसे दिए गए थे जिस डॉक्टर ने ऐसा किया था वो कोई और नहीं बल्कि संगडू के ही यहाँ पर था, और उसने ही सजेस्ट किया था कि सुमी के हार्ट में जो दिक्कत है वो एक हार्ट ट्रांसप्लांट से ही ठीक हो सकती है, और ये बात संगडू भी जानता था। इनिशियली वो काफी गुस्सा भी करता है कि वो इस चीज के लिए राजी नहीं होगा, लेकिन इवेंचुअली अपनी बेटी के मोह के चलते उसे ऐसा करना पड़ा, और इस हार्ट को ट्रांसप्लांट करवाया था इसी कल्ट की लीडर ने जानबूझकर। वो जानती थी कि 3 दिन बाद जो है वो डीमन बाहर आ जाएगा, और यही इनका ओरिजिनल प्लान था। लेकिन हुआ ये कि जो प्रीस्ट वान होता है उसने सारे के सारे प्लान्स को बिगाड़ दिया था, और ऐसा समझ लो कि अंत में संगडू जो था उसने अपनी बेटी के लिए रिडेम्पशन किया। बेसिकली उसने डीमन से डील कर ली। उसको नाम पता था उसका, ईगाबेल, जिसके चलते उसने डीमन को अपने अंदर इनवाइट कर दिया था, अपने हार्ट के अंदर स्टैब करवा के, जिसके चलते उस डीमन को उसके अंदर आना पड़ा। अब 3 दिन बाद डीमन उसके अंदर से भी बाहर आ जाता और यहाँ दुनिया को तबाह कर देता, जिसके चलते उसने खुद को ही खत्म कर लिया। कार के ऊपर गिरकर खुद में ही आग लगा ली ताकि ये डीमन बाहर ना आ पाए और नर्क में चला जाए। एंड इनिशियली हम जानते हैं कि ये डीमन जो पैदा हुए थे उनको हार्ट के अंदर ही सील कर दिया गया था, इसलिए ये हार्ट के जरिए ही बाहर आ सकते थे। और आपको याद होगा कि बैरियल को तो प्रीस्ट वान ने पहले ही बैनिश कर दिया था, लेकिन एक डीमन जो कि अननोन था, जिसके बारे में खाली कल्ट की लीडर को पता था, तो उसको यहाँ पर उसने अंत में भी बैनिश करवा दिया, या फिर ये कहें कि संगडू ने ऐसा किया। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको पूरी की पूरी कहानी अच्छे समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी आने वाली हैं। और अगर आपने अभी तक एक इंटरेस्टिंग सीरीज अंधेरा और शानमुखा फिल्म को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए